Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all people will be fine. Okay, let's start the lecture. Okay students, previously we were discussing about how to calculate the present value and the future value for the signal amount. वहाँ पर हम जिन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे that was about कि अगर हमारे पास सिंगल अमाउंट मौजूद होती है, ठीक है, तो उस सिंगल अमाउंट के लिए हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम वहाँ पर सिंगल अमाउंट की बात कर रहे थे कि अगर आज हम किसी को कोई अमाउंट जो है वो लेंड कर देते हैं, तो उसको वो अमाउंट लेंड करने के बाद हमें वो वंस ही जो है वो रिसीव बैक होगी विद इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। या से फॉर एग्जांपल अगर हमें आज किसी से कोई पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आज हम उस बंदे से बॉर्डिंग कर लेंगे और फ्यूचर में हम उसको वंस ही वो पेमेंट रिटर्न करेंगे इंक्लूडिंग दैट इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। ओके, दैट वाज द वन केस। अच्छा, उसके अलावा एक जो सेकंड केस हमारे साथ हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि हम लोग स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज को भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो का क्या मतलब होगा? स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो में आपके सामने यहाँ पर एक आपको टाइमलाइन जो है वो नजर आ रही है। यहाँ पर देखो सी फॉर एग्जांपल टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैश फ्लो। अगर हम स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। नंबर वन इज दैट अमाउंट ऑफ द कैश फ्लो इज इक्वल इन एवरी पीरियड। जो आपकी अमाउंट ऑफ कैश है वो हर टाइम पीरियड के अंदर इक्वल रहेगी। एंड सेकंड इज दिस कि इंटरवल बिटवीन द टू कैश फ्लोज इज इक्वल, और जो इंटरवल होगा उन दोनों कैश फ्लोज की पेमेंट यहाँ डिसिप्लिन के बिटवीन वो भी इक्वल ही रहेगा, ठीक है। इसकी देखो एक एग्जांपल इसमें बताई हुई है। ये आपके पास एक स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो है और हर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो में हम कितनी अमाउंट पे करें? 5000 5000 5000 5 एंड 5। ओके, हियर इज इट्स एंड ये इसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड में देखो 2013 में एक पेमेंट चली गई है, 2014 में सेकंड, 2015 में थर्ड, 2016 में वो आपके पास फोर्थ, 2017 में उसकी फिफ्थ। तो यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 5 से फॉर एग्जांपल ये 5 ईयर की जो थी वो आपके पास कैश फ्लो थी हर हर एक साल के बाद, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हर साल के बाद आपने 5000 का ही एक जो था वो जो कैश फ्लो था वो पे करना था, और जो उसका था वो उसने 8% शो किया, ठीक है। ये बेसिकली उसने कैश फ्लो एक आपको स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो दिखाई है, ठीक है। इस स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो के बारे में यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो के अंदर आपका जो कैश फ्लो है वो भी सेम था और जो इंटरवल था वो भी 1 ईयर का था। तो 2013 देन 14 देन 15 देन 16 देन 17, तो एक एक साल का ही आपके पास जो था वो कैश फ्लो भी था। तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैश फ्लो जो है वो यहाँ पे आपकी कौन सी थी? अमाउंट ऑफ कैश फ्लो इज इक्वल इन एवरी पीरियड। इसको याद रखना आपने जब भी क्वेश्चन के अंदर वो आपसे बात करेगा जिसमें आपका कैश फ्लो सेम रहेगा हर टाइम पीरियड के अंदर, और जो इंटरवल बिटवीन द कैश फ्लो टू कैश फ्लो है वो भी अगर इक्वल रहता है, तो स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो विद सच कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एन्युटी। तो ऐसे कैश फ्लो को हम क्या कहते हैं? ऐसे कैश फ्लो को हम एन्युटी कहते हैं। अगर आप किसी भी जगह के ऊपर पेमेंट कर रही हैं लेकिन वहाँ पे इंटरवल तो सेम है लेकिन अमाउंट चेंज हो जाती है, जैसे पहले साल में आपने 2000 पे कर दिया, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4 या फिर कभी 2500, तो उसको इंटरवल तो सेम है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपका जो कैश फ्लो की अमाउंट है वो सेम नहीं है। अगर कैश फ्लो की अमाउंट भी चेंज हो जाएगी तो भी वो आपकी एन्युटी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको सिंगल अमाउंट के साथ ट्रीट करेंगे, एन्युटी के साथ ट्रीट नहीं करेंगे। एन्युटी की फॉर्मेशन के अंदर हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ट्रीट करना है जिनके अंदर आपका कैश फ्लो भी सेम रहेगा और आपका जो इंटरवल है वो भी सेम रहेगा, ठीक है। ओके, सो अभी हम एन्युटी को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, अच्छा, एन्युटी के बाद स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो आपके पास ये समझ आ गई। ओके, एन्युटी के अंदर जो फर्दर आपसे डिस्कस कर रहा है वो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग देयर आर टू सिचुएशंस और टाइप्स इन विच वी विल डिपॉजिट द कैश फ्लोज, ठीक है। ओके, बेसिकली क्या है, टाइमिंग के बेसिस के ऊपर हम एन्युटी को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि हम डिपॉजिट्स को रिसीव कर सकते हैं या पे कर सकते हैं दो सिचुएशन के अंदर। नंबर वन, एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, या तो हम एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड हम कोई अमाउंट डिपॉजिट करेंगे या कोई अमाउंट रिसीव करेंगे, या फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, या फिर हम एट द एंड ऑफ द पीरियड कोई जो अमाउंट है उसको डिपॉजिट करेंगे या फिर रिसीव करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बिगनिंग ऑफ द पीरियड की, तो बिगनिंग अगर देखो मैंने आप लोगों से बात की थी से फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे शायद मेंशन भी होगा, देख लाइक बर्थडेज आर ऑलवेज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो जब एट द एंड ऑफ दैट ईयर हम उसकी बर्थडे जो होती है वो सेलिब्रेट करते हैं। सैलरी इज पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो सैलरी होती है वो भी एंड पर ही पे होती है। और जो पेंशन और ऑलवेज पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो पेंशन होती है वो भी एंड पे ही पे होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अगर एग्जांपल है हम पेंशन उसकी सॉरी आपका इंश्योरेंस, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम बाय करते हैं तो हम पहला जो उसका पहला प्रीमियम होता है वो हम लोग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे करते हैं, ठीक है। पहला प्रीमियम उसका पे करेंगे, उसके साथ ही आपकी एन्युटी स्टार्ट हो जाएगी, पहला पे होगा, सेकंड पे होगा, थर्ड पे होगा, सो ऑन इसी तरह से, ठीक है।
और एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड वो आपके पास मैच्योर हो जाती है। तो बेसिकली क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइमिंग हम एनविटी को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक बिगनिंग ऑफ द पीरियड पे और एक उसके एंड ऑफ द पीरियड के ऊपर, ठीक है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी एनविटी की, तो ऑर्डिनरी एनविटी में अच्छा यहाँ पर उसने आपको बता दिया था कि अगर बिगनिंग ऑफ द पीरियड के अंदर डिपॉजिट जाएगा तो उसको हम एनविटी ड्यू कहेंगे, और अगर एंड ऑफ द पीरियड के ऊपर आपका डिपॉजिट जाएगा तो उसको हम ऑर्डिनरी एनविटी कहते हैं, ठीक है। अब ऑर्डिनरी एनविटी के बारे में वो कहते हैं डिपॉजिट इक्वल कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ द पीरियड। डिपॉजिट हम इक्वल कैश फ्लोज डिपॉजिट करते हैं, यहाँ पर हम रिसीव करते हैं, और उसको एट द एंड ऑफ द पीरियड उसको हम ऑर्डिनरी एनविटी कहते हैं। अच्छा, अगर ऑर्डिनरी एनविटी होगी तो व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, ठीक है। अगर हम 5 साल कंटिन्यूसली डिपॉजिट्स देते जाते हैं तो आफ्टर 5 इयर्स होगा क्या बेसिकली। अब देखो यहाँ पर हम वो 5 इयर्स डिपॉजिट की बात कर रहे थे, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखो 2000 फर्स्ट डिपॉजिट अगर हम 2013 से उसको स्टार्ट कर लेते हैं, तो जो पहला डिपॉजिट है वो आपका 2013 में जाएगा, नेक्स्ट वाला 2014 में, फिर 2015 में, 16 में और देन 2017 में। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको हाथ से स्टार्ट कर लेते हैं 2020 की बात कर लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं 2020 में पहले चला जाएगा, 2021 में दूसरा, 2020 सेकंड में आपका तीसरा डिपॉजिट चला जाएगा, फिर आपके पास 2023 की बात आ जाएगी, 2024 की बात आ जाएगी। आप मतलब उसको किसी भी टाइम के ऊपर लेंगे डिपॉजिट एट दी एंड। ओके, अब यहाँ पे देखोगे जब हम लोग हर साल के एंड के ऊपर एक डिपॉजिट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो 2020 के एंड पे कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट सो ऑन उसके बाद हम लोग पे करते जाते हैं। जैसे कि 2013 के एंड पे उसने एक अमाउंट पे किया, फिर 14 के एंड पे, फिर 15 के एंड पे, फिर 16 के एंड पे, फिर 17 के एंड पे। अच्छा देखो, जब हम 17 के एंड पर जब हम उसको 17 के एंड पे जब हम एक अमाउंट जो है वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, 17 के एंड पे जो अमाउंट वहाँ पर डिपॉजिट होगी उसको ग्रो करने का टाइम नहीं मिलेगा। देखो 5 साल की एन्युटी थी और वो ऑर्डिनरी एन्युटी थी, हर साल के एंड पे हम लोगों ने डिपॉजिट जो था वो सबमिट कराना था। 5वें साल के एंड पे जैसे ही हम लोग अपने डिपॉजिट को सबमिट करेंगे, ठीक है, जैसे ही वो डिपॉजिट हमारे पास वहाँ पे सबमिट होगा, फौरी तौर पे जो हमारी एन्युटी है वो मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2017 में जो हम लोगों ने डिपॉजिट किया था उसको ग्रो करने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। और देखो अब जो 2016 में अब डिपॉजिट की थी उसको ग्रो करने का कितना टाइम मिला, उसको 1 ईयर मिला। 2015 वाले को 2 इयर्स मिले, 2014 वाले को 3 इयर्स मिले ग्रो करने के लिए, और 2013 वाले जो हमारा वो था कैश फ्लो था उसे ग्रो करने के लिए 4 इयर्स मिले। यहाँ पे उसने बता दिया कि अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन 2017 गॉट नो टाइम टू ग्रो, उससे ग्रो करने के लिए कोई भी टाइम नहीं मिला। जैसे ही हमने वो इंस्टॉलमेंट अपनी सबमिट कराई है, फौरी तौर पे हमारी एन्युटी जो थी वो मैच्योर हो गई थी और हमें वो पैसे रिटर्न में मिल गए थे, ठीक है। अब देखो अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन 2016 जब हमने जो दिसंबर 2016 में हमने की थी और वो 2016 में हमने वो डिपॉजिट जमा कराया था और 2017 में जाके वो मैच्योर हुआ। अब जब 2017 में मैच्योर हुआ तो उसको कितना टाइम मिला, उससे 1 ईयर मिल गया ग्रो करने के लिए। अब जो अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पे 2000 आपकी 15 में अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन 2015 गॉट 2 इयर्स टू ग्रो। देखो यहाँ पे हमने उसे 2015 में डिपॉजिट कर दिया था, एक बार एक साल उसको मिला 2016 तक और एक साल मिला उसको 2017 तक ग्रो करने के लिए 2 साल मिल गए थे, ठीक है। इस तरह से 2014 को हुआ उसको 3 इयर्स मिल गए मैच्योर होने के लिए, और जो 2013 में था उससे मैच्योर होने के लिए 4 इयर्स मिले हैं। बेसिकली ये सिर्फ आपको डिफरेंस समझाने की बात है। अगर हम उसको टाइमलाइन मेथड के ऊपर चेक करेंगे तो मैंने आपसे कहा 2017 वाले डिपॉजिट को कोई टाइम नहीं मिला मैच्योर होने के लिए, तो वो 5000 का 5000 ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। 5000 डिपॉजिट कराया था, 5 का 5000 ही वापस मिल जाएगा। 2016 वाले को हमारे पास एक साल मिला था तो उसको हम लोग ने 8% के साथ, ये देखो उसने मेंशन किया हुआ था 8% के साथ, तो हमसे करेंगे 5000 इंटू 1 प्लस आई रेस टू दी पावर एन, तो 1 प्लस आई उसका जो आ गया था 1 प्लस उसका आएगा 0.08 और रेस टू दी पावर 1 कर लेंगे। 2015 को 2 इयर्स में जोड़ होने के मिले थे तो n2 रखेंगे, 2014 वाले को 3 इयर्स मिले थे तो n हमारा 3 होगा, 2013 वाले को 4 इयर्स मिलेंगे तो n हमारा 4 होगा, ठीक है। और इस तरह से हम लोग उन सबको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और जो अमाउंट आएगी वो आपका आ जाएगी 29,333। एक और वैल्यू जिसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो हमारे पास टेबल वैल्यू भी होती है, ठीक है। उसमें हम देखो फ्यूचर वैल्यू एनविटी, फ्यूचर वैल्यू अगर हम इसके लिए जस्ट ए यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम ऑर्डिनरी एनविटी की बात करें, ठीक है। ए के साथ जो भी आपका एन होगा वो आ जाएगा इंटू आर, आर बेसिकली आर डिनोट्स योर कैश फ्लो, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी आई इंटू एन, और यहाँ पे आर बेसिकली क्या है योर पीरियोडिक कैश फ्लो और द पीरियोडिक कैश रिसीट, जो भी आपका कैश फ्लो था या जो भी आपकी कैश रिसीट थी उसको हम आर से डिनोट करेंगे। और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी के टेबल से आई और एन, वो बिल्कुल उसी तरह से आपके पास एन वर्टिकली गिवन होगा, आपके पास जो आई होगा वो आपका हॉरिजॉन्टली गिवन होगा। जो टेबल वैल्यूज हैं मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। और वहाँ पर हम उसको टेबल फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी के टेबल से इसकी वैल्यू देखेंगे, ये टेबल 3 में आपको मिलेंगी, ठीक है।
अब देखो टेबल 3 से जब आप उसकी वैल्यूज निकालेंगे, आप जरा इसको चेक कर लीजिएगा। इसमें आपका जो आई था, आई आपके पास कितना था 8%, एन आपके पास कितना था 5, ठीक है, और जो आपके पास आर था वो 5000 गिवन था। अब जब हम टेबल 3 के अंदर जाके आपके एन 5 के अगेंस्ट आई 8% को चेक करेंगे, तो जो हमारे पास इंटरेस्ट फैक्टर आता है दैट इज योर 5.867, और जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो वो भी कितना आता है 29,335। और ये देखो ये भी 29,333, मतलब दीज आंसर्स आर वेरी मच क्लोजर टू ईच अदर। तो वो यहाँ पर क्लोजर आंसर्स आपके पास मिल जाते हैं। इसके अलावा इसका एक थर्ड जो फार्मूला है वो ये है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनविटी फाइंड आउट करने के लिए हम कहते हैं आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन माइनस 1 ओवर आई, ठीक है। आपने क्या करना है 1 प्लस आई, जो भी आपके पास आई मौजूद होगा उसको उसकी रेज टू द पावर एन के साथ, सबसे पहले 1 प्लस में आई करेंगे, रेज टू द पावर एन उसको कैलकुलेट करेंगे, उसमें से -1 कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको आई से डिवाइड कर लेंगे। देखो 5000 इंटू 1 प्लस आई कितना था 0.08, एन हमारे पास कितना था 5, माइनस करेंगे 1, डिवाइड करेंगे 0.08 के साथ, जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी वो भी 29,333 ही है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, चाहे आप उसको टाइमलाइन पे चेक कर लें, टाइमलाइन का मेथड बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। पहले आप टाइमलाइन बनाओगे, फिर देखोगे कौन सा टाइम पीरियड कितने ईयर्स के लिए ग्रो किया। तो यहाँ तो चलो 5 ईयर्स के लिए था, तो उसको मेजर करना, कैलकुलेट करना आसान था, हमने उसे पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन जनरली ये चीज़ें आपके लिए डिफिकल्ट होंगी, तो टाइमलाइन मेथड को हम इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे। आप अपनी कन्वीनियंस के लिए 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन माइनस 1 ओवर आई का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सिंपल टेबल वैल्यू, टेबल 3 से आप उसको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी, उसका आई और उसका एन, उसके अगेंस्ट उसको चेक करके वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वी वर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर एनविटी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनविटी ड्यू। अगर हम एनविटी ड्यू की बात करते हैं, एनविटी ड्यू में क्या होता है, कैश फ्लो और द प्रीमियम विल बी डिपॉजिटेड ऑन द बिगनिंग ऑफ द एवरी पीरियड। जो भी टाइम पीरियड होगा, ठीक है, उसको उसके बिगनिंग के अंदर हम उसको डिपॉजिट करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ दैट एवरी टाइम पीरियड वी विल एनालाइज इट। और डेफिनेटली हम लोग देखो, जब हम कहते हैं कि 5 साल के बाद ही मेच्योर होगी, तो हम उसको एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स ही हम उसको जो है वो नोटिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर सिंपल सी बात क्या है, व्हाट वी विल रिसीव एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, वही 5 ईयर्स की बात है। लेकिन अगर आपके पास वहाँ पे ऑर्डिनरी एनविटी ड्यू आ जाएगी, तो आपके पास अब सोल्यूशन क्या होगा, व्हाट वी विल रिसीव एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, 5th ईयर के बाद हमें क्या रिसीव होगा। अब देखो जो पहले वाला, जो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहते थे एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, जो हम लोग टाइमलाइन बनाएंगे ना, अब तो 2017 के अंदर जिसने अब 2013 में अगर डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, 2013 से वो डिपॉजिट से तब शुरू हुआ था, और 2017 में जाके हम लोगों को वो रिसीव होना था। अब जब हम उस प्रीमियम को 2017 के स्टार्ट में उसको डिपॉजिट कर रहे हैं, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर की बात हुई थी ना, बिगनिंग ऑफ द टाइम पीरियड में, अब हम उसको 2017 के बिगनिंग में, मतलब 1 जनवरी को हम उसको डिपॉजिट कर रहे हैं, और उससे मेच्योर कब होना है, उससे मेच्योर होना है 31 दिसंबर को उससे मेच्योर होना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो आपके पास आखिरी कैश फ्लो था उसको भी ग्रो होने के लिए 1 ईयर का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता है, आखिरी डिपॉजिट, आखिरी जैसे ही हमारा हम डिपॉजिट करते हैं, अब वो फौरी तौर पर हमारे पास मेच्योर हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे ही हम लोग अपना लास्ट वन जो वो उसको डिपॉजिट करेंगे, वो फौरी तौर पर मेच्योर नहीं होगा, वो आफ्टर देखो 1 जनवरी को डिपॉजिट किया, 31 दिसंबर को उसने मेच्योर होना है, तो उसको भी 1 साल मिल जाएगा ग्रो होने के लिए। तो वहाँ पर क्या है, प्रीमियम इन 2017 ग्रोज फॉर द 1 ईयर, वो 1 ईयर के लिए ग्रो करेगा। जो तुम्हारा पास उसका जो लास्ट ईयर का था 2016 वाला, वो 2 ईयर्स के लिए ग्रो करेगा। 2015 वाला जो होगा वो 3 ईयर्स के लिए, 2014 वाला 4 ईयर्स के लिए, और 2013 वाला जो प्रीमियम होगा वो हमारा 5 ईयर्स के लिए ग्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन ये हो जाएंगी, ठीक है, ऑर्डिनरी एनविटी में सिचुएशन चेंज हो जाएंगी, मतलब जो आखिरी प्रीमियम है वो भी 1 ईयर के लिए ग्रो करेगा। ऑर्डिनरी एनविटी में क्या होता था, जैसे ही लास्ट प्रीमियम सबमिट करते थे, साथ ही मेच्योरिटी एनविटी मेच्योर हो जाती थी, मेच्योरिटी डेट आ जाती थी, तो उसको ग्रो करने का टाइम नहीं मिलता था। एनविटी ड्यू में सारे सारे ही ग्रो करेंगे, 1 के लिए, फिर जो सेकंड वाला था वो 2, 3, 4 एंड 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम चेक करेंगे, तो हमारे पास होता है फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू, इसको हम फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू के साथ जो है वो डिनोट करते हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी को हम फ्यूचर वैल्यू एन्युटी के साथ, ठीक है, सिर्फ एक के साथ करते थे, उसमें हम ड्यू को यूज़ नहीं करते थे, इसको हम ड्यू में भी यूज़ करेंगे। हम कहेंगे आर इंटू, अब यहाँ तक का फॉर्मूला सेम है, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी, वही टेबल 3 की वैल्यू से आई के अगेंस्ट एन को चूज करेंगे, और यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग फैक्टर यूज करेंगे 1 प्लस आई का। ये बेसिकली ये जो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे था ना, ग्रो किया उसने 1 ईयर के लिए, इसका जो हम जो वो होगा ना आपके पास कंपाउंडिंग फैक्टर, उसको सिंपली हम एक कंपाउंडिंग फैक्टर के साथ 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर बेसिकली जो वो आपके पास वो जिसको लास्ट वाले के साथ आपने करना था वहाँ पे n जो होता है वो हमेशा आपका 1 ही होता है, तो यहाँ पे जस्ट उसको n मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट 1 प्लस आई के साथ इसको डिनोट कर लेंगे। अब देखो r आपके पास कितना आ रहा था, आपके पास 5000 आ रहा था। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी वही वाली वैल्यू हमने थर्ड टेबल 3 से ही चूज करनी है, वो आपके पास आ जाएगी 5.867, वो आपके पास वही आ जाएगी, ठीक है। और उसको आप क्या करेंगे 1 प्लस आई, 1 प्लस आई कितना था आपके पास 8%, तो वो हमने ये देखो यहाँ पे 0.08 लिया हुआ था, 1 प्लस 0.08 कर देंगे। दोनों पहले ये जो दोनों कंपाउंडिंग फैक्टर्स हैं पहले मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। कंपाउंडिंग फैक्टर्स पहले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो वो एक सिंगल कंपाउंडिंग फैक्टर जो है वो डिनोट होगा। उसको जब हम 5000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 31,681 आपकी वैल्यू आएगी। टाइमलाइन से कैलकुलेट करेंगे तो भी 31,680 आ रहा है। अगर टेबल वैल्यू से लेंगे तो भी 31,681 आएगा। और अगर आप इसको इसके फार्मूला इसका क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी ड्यू n is equals to r over 1 plus I raised to the power n minus 1 over I, यहाँ तक फार्मूला वो प्रीवियस वाला है। और इसको भी हमने क्या करना है, एक एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग फैक्टर 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका वो आपका जो था वो फिर उसको एनविटी ड्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट करके भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर 31,861 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको बताई हुई है फॉर द स्कीम ऑफ कैश फ्लोज, इफ एनी कंपाउंडिंग फैक्टर वुड बी मल्टीप्लाइड विद द कंपाउंडिंग फैक्टर वी विल गेट इट्स फ्यूचर वैल्यू। अगर हम दो कंपाउंडिंग फैक्टर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उसकी फ्यूचर वैल्यू मिल जाती है। इन दोनों कंपाउंडिंग फैक्टर्स को हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को भी इसी तरह से जब हम कंपाउंडिंग इन फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे तो पहले जब इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे जो इसकी वैल्यू आएगी उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों वैल्यूज को जो भी आएगा उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का जो लेक्चर था दैट वाज आवर लेक्चर वाज अबाउट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनविटी। एनविटी बेसिकली इंक्लूड्स टू टाइप्स, एनविटी ऑर्डिनरी एनविटी एंड एनविटी ड्यू। ऑर्डिनरी एनविटी के अंदर जो हमारा डिपॉजिट होता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। एनविटी ड्यू में जो हमारा डिपॉजिट होता है वो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर होता है, ठीक है। आप लोगों ने फिलहाल ऑर्डिनरी आपने ये याद रखना है कि आपने जब भी कोई क्वेश्चन देखना है तो आपने देखना है कि वो डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द ईयर खड़ा है या एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अगर एंड ऑफ द ईयर खड़ा होगा तो ऑर्डिनरी एनविटी का फार्मूला यूज करेंगे, बिगनिंग ऑफ द ईयर खड़ा होगा तो एनविटी ड्यू का फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला सेम है, ठीक है, फार्मूला सेम रहेंगे। हाँ, अगर वो एनविटी ड्यू की बात करें तो फिर हम उसको 1 प्लस आई एक एक्स्ट्रा जो उसका कंपाउंडिंग फैक्टर है जो 1 ईयर वो एक्स्ट्रा ग्रो करता है वो हम लोग उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। So that's all about the lecture. Our next lecture will be about for the calculation of the present value for the annuities. Annuities में इस तरह से present value calculate करने के लिए इस तरह से एक ordinary annuity होगी, एक annuity due होगी, दोनों का फार्मूला मौजूद होगा। उसके साथ हम लोग जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। सो ओके क्लास, टेक केयर। अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, विश यू गुड लक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।